नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं बात कर रहा हूं सम डेफिनेशंस ऑफ आयनिक थ्योरी के बारे में कि आयनिक सिद्धांत जब हम लोग पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं तो ऐसे कौन कौन से कंटेंट हमको मिलेगा या क्या क्या मिल सकता है, उसकी परिभाषा के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। ये जो सीरीज चलेगी आयनिक थ्योरी का, इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत क्या होता है, क्या क्या डेफिनेशंस होगा, क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। आर्हेनियस सिद्धांत जो आता है उसके प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, उसके दोष बताऊंगा, इसमें एग्रीकल्चर में क्या यूजेस है इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। पीएच स्केल भी आपको इस सीरीज के अंतर्गत मिलेगा और पीएच स्केल के आधार पर मिट्टी के प्रकार या भूमि के प्रकार के बारे में भी चर्चा करनी है। तो इस वीडियो में सिर्फ सम डेफिनेशंस ऑफ आयनिक थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कंडक्टर्स। ठीक है, आपने देखे होंगे कंडक्टर्स, सुने होंगे कंडक्टर्स। ठीक है, आप जानते होंगे कौन से कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ आयनिक थ्योरी के अंतर्गत। वाले कंडक्टर्स नहीं जो बस में रहता है, जो परिवहन में रहता है, परिवहन सिस्टम में रहता है। तो यहाँ पर दोनों सिमिलरिटीज ये है कि कंडक्टर्स को हम चालक के नाम से जानते हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं तो विद्युत चालक होता है ना। तो ये क्या है, कंडक्टर्स चालक। बिना कंडक्टर्स के कोई भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा या गति नहीं करेगा, मूवेबल नहीं होगा। तो कंडक्टर्स देखिए होता क्या है, बहुत सिंपल सरल शब्दों में मैं इसको क्लियर करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारा डेफिनेशंस यहाँ से आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पढ़ने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है। तो कंडक्टर्स क्या होता है जान लीजिए। मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत चालक कहलाती है। मतलब कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है, ठीक है ना, यहां से होकर क्या गुजर सकती है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, आप समझ गए होंगे। मतलब प्रकृति में कई ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या होती है। यह कहलाता है कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर विद्युत चालक कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें चालक के टाइप्स के बारे में तो इसके दो टाइप्स हैं। इसके अगर टाइप्स में अगर मैं जाऊं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, तो दो प्रकार के इसमें देखने को मिलता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटालिक या धात्विक कहते हैं हिंदी में, मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक, दो प्रकार के कंडक्टर आपको देखने को मिले। मेटालिक कंडक्टर्स ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब, जब इस पदार्थ में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब इसमें इस पदार्थ में या उक्त पदार्थ में किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं होगा। उदाहरण लेते हैं हम, इसमें आपको मिलेगा आयरन या लोहा, कॉपर, तांबा बोलते हैं जिसको आप लोग, और मरकरी या Hg पारा, मैं Hg लिख रहा हूं, मरकरी पारा। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। हमको याद रखना चाहिए कि जितने भी प्रकार के मेटालिक कंडक्टर होते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें सिर्फ भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम आयरन या लोहा या मरकरी में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए आयरन और कॉपर में लेते हैं, इसमें लगातार अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये इससे बनी हुई जो उपकरण होगा या तार होगा, अगर तार है, वो केबल है, तो वो गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी, ये तात्पर्य होता है कि ये क्या कर रही है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
ठीक है, गर्म हुई मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। रासायनिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब है जो तार जैसा दिख रहा है वो इस एक्टिविटी के बाद में उस जैसा नहीं दिखेगा, मतलब रासायनिक परिवर्तन, उसके रासायनिक गुण बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता मेटालिक कंडक्टर में। दूसरे कंडक्टर आता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स या विद्युत अपघट्य चालक के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे रासायनिक यौगिक या पदार्थ होते हैं, ये ऐसे रासायनिक यौगिक या पदार्थ वाली चालक है जिनकी पिघली हुई अवस्था में या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। मतलब मैं एक ऐसा कहूं कि कोई पदार्थ है जो पिघली हुई अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? पिघली हुई अवस्था में है। पिघली हुई अवस्था में अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, तो इसके रासायनिक परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है या रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। यह होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, याद रखेंगे। विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं ऐसे रासायनिक पद यौगिक या पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और वे अपघटित हो जाते हैं। विद्युत में अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से जो विलयन है, जो पिघली हुई पदार्थ है, उसमें क्या होगा, विद्युत अपघटित हो जाएगा। अपघटित हो जाएगा मतलब वो अपने कंस्ट्रक्शन में जो जो जिससे मिलकर बना है, जो जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो जाएगा, वो होता है अपघटित होना। ठीक है, विद्युत में इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा वो। दूसरा आता है कंडक्टर्स के बाद में, दूसरा लेते हैं हम लोग एक और डेफिनेशन, नॉन कंडक्टर्स। अब ऊपर हमने कंडक्टर्स कहा, अब यहाँ पर हम कहते हैं नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स किसे कहा जाएगा? सिंपल है, आप समझ रहे होंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। सिंपल है, बहुत सरल है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकती, ठीक है, ये कहलाता है नॉन कंडक्टर्स। इसके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपने देखे होंगे रबर, देखे होंगे रबर, ठोस सूखी लकड़ी, वुड, एंड देन प्लास्टिक एटसेट्रा। मतलब प्रकृति का वो समस्त पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, नॉन कंडक्टर्स या विद्युत अचालक कहलाता है, या कुचालक भी कह सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर पढ़े थे ना, तो उसी का नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इससे भी इसको भी आप समझ रहे होंगे। वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या था? पिघली हुई अवस्था में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? विद्युत अनअपघट्य में क्या होगा? हिंदी में इसको विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। ऐसे रासायनिक यौगिक या पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था में या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई विलयन है या पिघली पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर है? प्रवाहित नहीं हो सकती। उदाहरण देख सकते हैं इसका, आप उदाहरण से ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। जैसे शुगर, यूरिया, ग्लूकोज एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे पदार्थों का एग्जाम्पल है जिसकी पिघली हुई अवस्था, जिसका विलयन में हम अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करें तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत अपघट्य के बारे में फिर से अलग से हम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, या इलेक्ट्रोलिसिस, इसको ऐसा नाम देता हूं मैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब हम किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हम जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं हम, का मतलब वहां पर पदार्थ पिघली हुई अवस्था में होगा या विलयन के रूप में होगा। समझ गए? विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत अपघट्य के अपघटन की क्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। विद्युत अपघट्य पिघली हुई अवस्था या विलयन में विपरीत आवेश के आयनों में आयनित हो जाते हैं। मतलब जब हम किसी पदार्थ जो कि पिघली अवस्था में है, किसमें है? पिघली अवस्था में है, इस पिघली अवस्था में जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के यौगिक विपरीत आवेश के आयनों में आयनित हो जाते हैं। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं।
आयनित हो जाते हैं कहेंगे इसको। ठीक है, जब इस विलयन में विद्युत धारा हम प्रवाहित कर लें तो धनायन कैथोड व ऋणायन एनोड की ओर जाते हैं। हमको पता होना चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस ओर जाएगा, वो कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो निगेटिव चार्जेस होगा, निगेटिव जो चार्जेस होगा ये एनोड की तरफ जाएगा। किस ओर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, पॉजिटिव कैथोड की तरफ और निगेटिव एनोड की तरफ जाएगा। ये याद रखेंगे, ये बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो सके। देखिए, मैं सब्सक्राइब करना इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो कंटेंट मैं यहां पर प्रोवाइड करने जा रहा हूं ये किसी सिलेबस का होल कंटेंट है, याद रखेंगे, बेसिक चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी मर्जी आपकी है। विद्युत अपघट्य क्रिया में विद्युत अपघट्य के धनायन कैथोड पर पहुंचकर उससे इलेक्ट्रॉन लेकर, धनायन कहां पर पहुंचेगा? कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन लेकर, और ऋणायन एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन परमाणु या अणु बन जाते हैं। ऐसा पता होना चाहिए आपको। मतलब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उस दौरान क्या होता है, जो धनायन होता है वो कैथोड पर पहुंच जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो ऋणायन होगा वो एनोड पर इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन परमाणु या अणु बन जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हम जानते हैं कि एक होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसका सिंपल से एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है वो ये होती है। देखिए, जब हम सोडियम क्लोराइड को विलयन के रूप में रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या क्या बनेगा? देखिए, सोडियम आयन 2Na आयन प्लस 2Cl माइनस के रूप में ये आयनित हो जाते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, जो धनात्मक वाली बात किए थे हम लोग, सोडियम आयन में धनात्मक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? ये इस अवस्था में आ जाएगा कैथोड पर। किसमें? कैथोड पर। ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, अगर हम क्लोराइड आयन की बात करते हैं, क्लोराइड आयन में आपने क्या सुना था? मतलब ऋणात्मक आयन में कि एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन परमाणु मतलब उदासीन बन रहा है। यहां पर ये उदासीन हो गया, कैथोड पर आके उदासीन हो गया क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। ये वहां पर माइनस लगेगा, 2Cl माइनस, ये माइनस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये बना लेगा Cl2 बना लेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया कहाँ पर होगी? ये एनोड पर होगी। इस प्रकार आपको दो कंटेंट ऐसे मिले, जब हम किसी पदार्थ के विलयन में या पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और उस प्रक्रिया के अंतिम हिस्से में, अंतिम चरण में जो धनात्मक है वो कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो गया। ठीक वैसे ही जो ऋणात्मक वाला है वो इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन परमाणु या अणु बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ और कुछ डेफिनेशन है इसमें। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। उदासीन कैसे होता है आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है आयोनाइजेशन। आइसोलेशन में पृथक्करण होता है। आयोनाइजेशन या आयनन कैसे होता है? जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है जिसको जल या किसी अन्य में आयनित होने वाले विलायक में घोला जाता है तो उसके जो धन अणु या ऋण अणु जो होते हैं, ऋण आवेश कण युक्त कण होते हैं, उसमें भी विभाजित हो गया। इन कणों को हम आयन कहते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। मतलब इसमें एग्जाम्पल यहीं से मिल रहा है आपको। धन आवेशित कण धनायन और ऋण आवेशित कण ऋणायन कहलाते हैं। मतलब जो Na+ है ये कहलाएगा कैटायन, और जो क्लोराइड आयन था ये कहलाएगा ऋणायन, एनायन। एनायन कहलाएगा, ऋण आयन कहलाएगा। समझ में आए? किसी भी विद्युत अपघट्य के अणु के आयनों में टूटने की इस क्रिया को हम आयनन या आयोनाइजेशन,
और इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। विद्युत वियोजन या आयनन कहेंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब हम किसी पदार्थ की पिघली हुई अवस्था या द्रव वाली अवस्था, जिसको विलयन की अवस्था भी कह सकते हैं, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने आयनों में बदल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज हो रहा है यहाँ पर। जब हम प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो होता क्या है विद्युत अपघट्य? विद्युत अपघट्य क्या है? अभी समझ में आया, इलेक्ट्रोलाइसिस जलीय विलयन में, है ना। आपने देखा जी जलीय विलयन में क्या होता है, आयनित हो जा रहा है। तो प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होगा? देखो, प्रबल स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल क्या होता है? प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है? ये बहुत बड़ा कंटेंट है ये भी, इसको समझने के लिए। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य कहने का मतलब है, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों में आयनन बहुत अधिक होता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है इसमें आयनन काफी ज्यादा होगा, ठीक है। आयनन काफी ज्यादा होगा किसमें? प्रबल विद्युत अपघट्य में। समझ में है? इसीलिए इसको प्रबल कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड इसके एग्जाम्पल है, ठीक। वैसे ही इसका दूसरा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देखें, दुर्बल विद्युत अपघट्य देखें, तो इसका जो आयनन है ये काफी मिनिमम होगा, कम से कम होगा। इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसमें आयनन की प्रतिशत मात्रा काफी ज्यादा होगी। और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होगा, वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें आयनन बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड आप लोग देखे होंगे, CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। तो ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गया। समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद में आता है आयनन सिद्धांत। आयनन सिद्धांत में मैं यहाँ पर पूरा विस्तृत चर्चा इस समय नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ बता रहा हूँ कि कौन कौन से आयनिक थ्योरी है। आयनिक थ्योरी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें आयनिक थ्योरी को मैं डिटेल करूँगा, या इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन का थ्योरी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन थ्योरी बोलते हैं इसको, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। आयनन सिद्धांत है विद्युत अपघटनी का वियोजन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन की क्रिया विधि तथा विद्युत अपघट्य पदार्थों के व्यवहार को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। उसमें एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथस चैन थ्योरी फर्स्ट, ठीक है। ग्रोथस चैन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसको इन्होंने 1805 में विद्युत अपघटन की क्रिया को समझाने के लिए सबसे सर्वप्रथम प्रयास किया था, सबसे पहले प्रयास किया था ग्रोथस चैन थ्योरी। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक विद्युत अपघट्य के अणु दो विपरीत विद्युत आवेशित भागों, जिसको धनात्मक और ऋणायन कहते हैं, के बने होते हैं। धनायन और ऋणायन कहते हैं, के बने होते हैं। मतलब इन्होंने बताया था ग्रोथस चैन थ्योरी में, ग्रोथस नामक साइंटिस्ट ने, कि जब हम किसी पदार्थ का विद्युत अपघट्य करते हैं तो वो दो भागों में टूट जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब उससे बने होते हैं, ऐसा बताया, ठीक है। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लें या जलीय विलयन लें तो उसमें विद्युत अपघट्य के समस्त अणुओं के विद्युत आवेशित कण या तो फिर कैटायन होगा या एनायन होगा, ठीक है। ये क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जल विलयन में विद्युत जब हम प्रवाहित करते हैं तो ये भाग अपघटित होकर विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं तथा धन आवेशित कण कैथोड की ओर, धन आवेशित कण कैथोड की ओर, ऋण आवेशित कण एनोड की ओर चले जाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक है। तो NaCl की एग्जांपल से मैंने इसको क्लियर किया। दूसरा इसमें थ्योरी आपको जो देखने को मिलता है, इनको भी पढ़ना है, केमिस्ट्री, क्लॉसियस, द थ्योरी ऑफ क्लॉसियस, द थ्योरी ऑफ क्लॉसियस का जो सिद्धांत है, ये कम विद्युत वाहक बल की विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन हो सकता है। इसको समझाने के लिए क्लॉसियस ने 1857 में ये थ्योरी दिया था। कम विद्युत वाहक बल
कम विद्युत वाहक बल मतलब कम धारा उसमें अगर प्रवाहित हो रही है तो उस विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघटन भी हो सकता है। इसको समझाने के लिए क्लासियस नामक साइंटिस्ट ने अपना सुझाव दिया था। ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक अणु एक दूसरे से टकराते रहते हैं जब उसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण विलेय के अणु, कुल अणुओं में से कुछ अणु आयन में विभक्त हो जाते हैं। ये आयन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले ही उपस्थित रहते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले इस विलयन में उपस्थित रहता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो आयनित होते हैं, समझ में आया ना। अब विपरीत इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर वो आखिर में उदासीन हो जाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ से क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तीसरा जो थ्योरी आता है, जो आपके वीडियो का अगला पार्ट होगा, ये होता है आर्हीनियस सिद्धांत, आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस नामक साइंटिस्ट ने 1887 में के लगभग इन्होंने आयनन थ्योरी दिया था, आयनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह आर्हीनियस का आयोनाइजेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो दिया था आयोनाइजेशन थ्योरी दिया था, आयनन सिद्धांत, आयनीकरण सिद्धांत इन्होंने दिया था। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा आर्हीनियस थ्योरी के रूप में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में भी आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेता है, किसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।